हेलो व्यूवर्स। तो आ चुके हैं आज हम लोग अपने एक नए लेक्चर में, जहां आज हम लोग बात करेंगे वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। इस एक लेक्चर में हम पूरे वॉइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। लास्टली हम लोगों ने प्रेसिडेंट के पूरे लेक्चर को कवर किया था। उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में 4 लेक्चर्स में हमने पूरे प्रेसिडेंट को कवर किया है। अगर आपने उससे जुड़े प्रावधानों को नहीं देखा है तो एक बार जाके आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल जानकारी भी आपको मिलेगी। तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं आज के लेक्चर की, जहां हम लोग वॉइस प्रेसिडेंट को कवर करने वाले पूरा। तो स्टार्ट करते हैं, वॉइस प्रेसिडेंट है क्या, क्या क्या प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसके बारे में बता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 63 से। जो आर्टिकल नंबर 63 की लाइन क्या कह रही है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति की पोस्ट होनी है। इसका मतलब दो नहीं होगी, यानी सिर्फ एक पोस्ट होगी उपराष्ट्रपति की। कह रहा है ये उपराष्ट्रपति होगा कौन? कह रहा है इसका आंसर दे रहा है आर्टिकल नंबर 64। कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब क्या कि देखिए, एक पर्सन होगा जो दो रूप से पोस्ट रखेगा अपने पास। कैसे? वो सामान्य तौर पर हमेशा के लिए क्या क्या बना रहेगा? राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन। कह रहा है आर्टिकल 64 कि यही चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होगा। बस सीधी सी बात ये। इसका मतलब क्या कि वो नॉर्मल डेज में अपने जो है चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा, मगर जब जरूरत पड़ेगी तो वो प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो कहने का मतलब हमें वॉइस प्रेसिडेंट के लिए किसी अदर पर्सन को नहीं ढूंढना है। यही चेयरमैन है, तुरंत आ जाएगा एक्शन में और प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आई होगी कहानी कि ये जो पोस्ट है वॉइस प्रेसिडेंट की, ये एक पर्दे वाली पोस्ट है कहीं ना कहीं। आप नॉर्मल डेज में हमेशा ये जो वॉइस प्रेसिडेंट के रूप में पर्सन बैठा है, इसको आप चेयरमैन बना देखोगे हमेशा राज्यसभा का। इसका मतलब क्या? ये वॉइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे तो बैठा रहेगा उसी दौरान, मगर ये वाले रोल प्ले नहीं करेगा अभी कुछ। मतलब क्या? वॉइस प्रेसिडेंट का मतलब सीधा सा ये है कि जिस टाइम प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट को खाली करेगा, किसी भी कारणवश उसकी पोस्ट खाली हो जा रही है अचानक से, तो उसकी जगह वो अपना काम चालू कर देगा। कह रहा है ये जरूरत कब पड़ती है? कह रहा है ये वाला मोड इसका तब चालू होता है जब ये अचानक से प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई भी थोड़ी सी वैकेंसी आ जाए, अचानक से कोई भी। तो इस कंडीशन में ये अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा चुपचाप, ये तो दिखाता भी नहीं है कि भाई मैं प्रेसिडेंट की पावर कभी होल्ड कर पाऊंगा। ये तो चुपचाप बिना किसी को शो किए बैठा रहेगा राज्यसभा का चेयरमैन बन के। मतलब क्या? हमेशा जो है चश्मा लगा गंगाधर बना रहेगा। और जैसे ही कभी वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर खाली होती है किसी कारणवश, तो ये अपनी तुरंत उन शक्तियों को चश्मा उतार के फेंकेगा और तुरंत शक्तिमान बन के उस पोस्ट को होल्ड करेगा, प्रेसिडेंट की सारी शक्तियों का यूज करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इस चीज से एक बात और क्लियर हो रही है, क्या? कि जैसे ही जो पर्सन है, समझिएगा कि ये अकेला पर्सन, ये एक पर्सन है ए, यही क्या नाम है, वॉइस प्रेसिडेंट भी है और यही जो है चेयरमैन भी है। कह रहा जब ये चेयरमैन है उस दौरान ये वॉइस प्रेसिडेंट भी है। ठीक है? कह रहा मगर जैसे ही ये वॉइस प्रेसिडेंट है और कभी इसको जरूरत पड़ गई प्रेसिडेंट के रूप में जाने के लिए, प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने की, तो उस दौरान ये चेयरमैन नहीं रहेगा। उस दौरान ये चेयरमैन नहीं माना जाएगा राज्यसभा का। इसका मतलब क्या कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो वाली पोस्ट हो जाएगी खाली, क्योंकि ये पर्सन उठ के चला जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने। और जैसे ही ये होगा कि चेयरमैन की पोस्ट हो गई खाली, तो उसकी जगह हम किसे बैठाएंगे? डेप्यूटी चेयरमैन को। क्यों? क्योंकि ये जो चेयरमैन उठ के गया है प्रेसिडेंट बनने, यही तो वाइस प्रेसिडेंट है, ये गया प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करेगा। और ये याद रखिएगा, ये परमानेंट रूप से कभी नहीं होल्ड करने वाला इनकी पोस्ट। ये बस कुछ क्षणिक समय के लिए जो है जाएगा, कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए जाएगा और प्रेसिडेंट के कार्यों को पूरा करेगा। और प्रेसिडेंट को कार्यों को तब तक वो पूरा करता रहेगा जब तक कि सही तरीके से इलेक्ट होकर वहां पे नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। इसलिए वॉइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट बनाई गई है कि इन केस कभी आपवादिक कंडीशन ऐसी आ जाए कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाए, जैसे मृत्यु हो जाए या कुछ और हो जाए, तो उस कारण आप क्या, ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट का काम जो है रुक जाए।
प्रेसिडेंट का काम रुकेगा नहीं, इसी पर्सन को उठा के हम तुरंत प्रेसिडेंट के रूप में बैठा देंगे और जो चेयरमैन की पोस्ट है वो तो खाली हो जाएगी, और चेयरमैन की पोस्ट खाली हो जाएगी तो इसके लिए भी हमने एक व्यवस्था कर रखी है। किस चीज़ की? डेप्यूटी चेयरमैन। हम ऑलरेडी जो है राज्यसभा में एक पर्सन को चुन लेते हैं, आपस के लोग आपस में वोट करके एक पर्सन को चुन लेते हैं और वही फिर चेयरमैन की जगह जाएगा, कार्यभार संभालेगा राज्यसभा का। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी कि ना तो प्रेसिडेंट का काम रुकेगा और ना ही राज्यसभा का कार्य रुकेगा, दोनों के लिए हमने व्यवस्थाएं कर रखी है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जरा, ये बता रहा है कि ये कब जो है अपने वर्किंग मोड में आएगा वॉइस प्रेसिडेंट। कह रहा है वॉइस प्रेसिडेंट तो वैसे बन के चुपचाप बस बैठा रहता, कोई काम धाम तो इसको करना नहीं होता, ये काम तब करेगा जब प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है खाली होती है। उसके अलावा ये हमेशा जो है चेयरमैन के रूप में ही काम करता है, हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल नंबर 64 कह रहा है, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, ये हमेशा चेयरमैन बन के ही कार्य करता है। कह रहा है वॉइस प्रेसिडेंट कौन सा कार्य? कह रहा है वॉइस प्रेसिडेंट कोई कार्य नहीं है, वॉइस प्रेसिडेंट कार्य तब चालू होता है जब प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी कारणवश जो है अधूरी हो जाए, मतलब खाली हो जाए, वैकेंट हो जाए, या कोई और ऐसी बात आ जाए जहां पे प्रेसिडेंट कैपेबल नहीं है अपने कार्यों को पूरा करने की, तो उस कंडीशन पे हमारा चेयरमैन जो है वॉइस प्रेसिडेंट के रूप में आ जाता है। अब जरा आर्टिकल 65 देखते हैं, ये बता रहा है कब ये सारे काम ये करेगा। तो कह रहा है कि आर्टिकल 65 कह रहा है कि प्रेसिडेंट के रूप में ये कब कब जो है कार्य करने हैं। कह रहा है कि कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। कह रहा क्या? कह रहा 2 कंडीशंस आप मान के चलिए। कह रहा पहली चीज़ तो ये मान के चलिएगा कि सीट हो जाएगी वैकेंट। क्या हो जाएगी? वैकेंट, खाली हो जाएगी। किसकी? प्रेसिडेंट की। कह रहा कैसे खाली हो जाएगी? खाली तो कई तरीके से हो सकती है, जरा इसको जरा समझते हैं हम लोग। देखिए, प्रेसिडेंट की अगर हम पोस्ट की बात करें तो वैकेंट होने के कई तरीके हो सकते हैं। कह रहा है एक तो नॉर्मल तरीका है कि भाई वो 5 साल के लिए आता है, तो 5 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाए, तो क्या उस लिए भी आ जाएगा वॉइस प्रेसिडेंट? कह रहा नहीं, उस दौरान वॉइस प्रेसिडेंट नहीं है। ये बात एकदम अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि अगर प्रेसिडेंट है चुपचाप, वो अगर अपना टाइम पीरियड बिता दिया, अपना पूरा टेन्योर बिता दिया 5 साल का, और 5 साल का जब टाइम पीरियड बीतता है तो याद करिए इलेक्शन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में ये चीज़ देखा है कि इलेक्शन उसके 5 साल बीतने के पहले ही हो जाते हैं। जैसे ये 5 साल का टाइम पीरियड है, उसका टेन्योर है, तो इसके 5 साल बीतने से पहले ही नए प्रेसिडेंट को हम लोग चुन लेते हैं कि जैसे ही अपनी पोस्ट छोड़ेंगे 5 साल खत्म होते ही वैसे ही होल्ड कर लेंगे यहीं से, कि मतलब एक भी सेकंड के लिए पोस्ट खाली नहीं छोड़ सकते। कह रहा है इस दौरान तो वॉइस प्रेसिडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कब ज़रूरत है? कह रहा है ज़रूरत तब पड़ेगी जब अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाए, अचानक से वैकेंट हो जाए, हम लोगों ने सोचा नहीं होगा, तो उस दौरान। कह रहा है ये कैसे हो सकती है? कह रहा है 2 तरीके से हो सकती है। कह रहा है 2 रूप से समझिए, एक तो परमानेंटली खाली हो सकती है और एक टेम्परेरी रूप से खाली हो सकती है। कह रहा है परमानेंट रूप से क्या मतलब है? परमानेंट रूप से मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए, उनको पद से हटा दिया जाए, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा? पद अचानक से रिक्त हो जाएगा परमानेंटली। इस दौरान अब वो जो प्रेसिडेंट था वो दोबारा से अपनी सीट पे नहीं आने वाला। तो ये तो हो गई परमानेंट नेचर की वैकेंसी हो गई, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? टेम्परेरी नेचर, कि मान लीजिए उनकी तबीयत खराब है, कहीं चले गए हैं, या कोई और हो सकता है, कोई और कारण हो जाए, तो इन कंडीशंस में जो ये तीनों में नहीं शामिल है तो वो क्या होगा? टेम्परेरी नेचर का। कह रहा है चाहे परमानेंट नेचर की वैकेंसी हो, चाहे टेम्परेरी नेचर का सीट उनका वैकेंट हो प्रेसिडेंट का, उस दौरान उनमें से किसी भी कंडीशन में वॉइस प्रेसिडेंट तुरंत आएगा और प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। वॉइस प्रेसिडेंट तुरंत आएगा और प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा, और जैसे ही प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा तो याद रखिएगा वो प्रेसिडेंट ही कहलाएगा, और जब प्रेसिडेंट कहलाएगा तो उतने दिन का जो उनका खर्चा पानी बनेगा वो प्रेसिडेंट के रूप में बनेगा। तो जितना भी पैसा प्रेसिडेंट को मिलता वो अब इनको मिलेगा, मतलब वेतन, भत्ते, शक्तियाँ, उनके विशेषाधिकार जो हैं, तो वो सारी चीज़ें ये जो है एंजॉय करेगा जो प्रेसिडेंट करते उस अवधि के लिए, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। एक चीज़ और कि जैसे ही याद रखिएगा वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने जा रहा है, तो वॉइस प्रेसिडेंट कौन था? ये चेयरमैन था राज्यसभा का, यही चेयरमैन था। कह रहा है जैसे ही तुम चले गए प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करने, अब तुम्हें चेयरमैन वाले पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम प्रेसिडेंट के भी खर्चे उठा रहे हो और चेयरमैन के रूप में बैठे हुए खर्चे उठा रहे हो। कह रहा नहीं, चेयरमैन का खर्चा पानी अब जो तुम्हें मिल रहा था वो वेतन वेतन उस टाइम पीरियड के लिए नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या? आप उस दौरान, जिस दौरान आप प्रेसिडेंट बन गए उस दौरान आप चेयरमैन नहीं कहलाओगे, सीधी सी बात, आप सभापति राज्यसभा के नहीं कहलाओगे। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी। देखिए वॉइस प्रेसिडेंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक तो जो हम लोग अभी वॉइस प्रेसिडेंट की तरफ पढ़ रहे हैं इसको, और दूसरा चेयरमैन की तरफ पढ़ते हैं, जो राज्यसभा का चेयरमैन। तो ये राज्यसभा का चेयरमैन हम लोग तब पढ़ते हैं जब संसद वाला पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं, अपना पार्लियामेंट का पोर्शन, तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं चेयरमैन को। वहीं पे हम लोग चेयरमैन भी पढ़ेंगे, वहीं हम लोग डेप्यूटी चेयरमैन भी पढ़ेंगे। तो इन सबको हम लोग जब संसद वाले पोर्शन में पढ़ा जाता है, पार्लियामेंट का जब पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे,
तो इसे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें संसद वाले पार्ट में हल्की फुल्की एक्स्ट्रा बढ़ेंगी, कुछ इनके कार्य बढ़ जाएंगे चेयरमैन के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे जो चेयरमैन वाला इनका रोल रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इनको पढ़ते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 65 भी आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 66 पे आते हैं। 66 जो बात कर रहा है इलेक्शन की, कह रहा है भाई इनका इलेक्शन कौन करवाता है, इनके इलेक्शन में वोट कौन डालेगा। तो याद रखिएगा इलेक्शन का कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। दूसरी चीज कि इनको जो वोट देंगे इनको चुना कौन चुनेगा, कह रहा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा इनको चुना जाएगा। कह रहा निर्वाचक मंडल में कौन होगा, कह रहा लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, कह रहा निर्वाचित, कह रहा नहीं निर्वाचित, चाहे मनोनीत, चाहे इलेक्टेड, चाहे अपॉइंटेड, कोई भी सदस्य हो, जो भी मतलब टोटल सदस्य की बात कर रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इनको वोट देके चुन सकेंगे। सीधी सी बात ये, यहाँ पे प्रेसिडेंट वाला फंडा नहीं आता कि सिर्फ इलेक्टेड पर्सन हमें चाहिए, नहीं, यहाँ पे सभी मेंबर को यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं वोट देने के लिए। तो क्लियर बात होगी कि अगर कभी पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो बताना लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर होते हैं, सारे सदस्य इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं वोट देने में। तो इतनी बात क्लियर होगी। इसमें अब कह रहे हैं कि इसका पद्धति क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसका इलेक्शन का क्या आम चुनाव होते हैं। हम लोग तो कभी देखे नहीं इसको, इसके चुनाव में कभी पार्टिसिपेट किए नहीं, समझ में नहीं आया। तो हम लोग जनरली पीएम अपने सांसदों और विधायकों तक ही सीमित होते हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्शन है जो हम लोग की नज़र के सामने आ ही नहीं पाते, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कहाँ कैसे कब हो रहा है। तो उनमें से एक प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। तो उसी तरह जिस प्रक्रिया से प्रेसिडेंट को चुना जाता है, उसी प्रक्रिया से वॉइस प्रेसिडेंट को भी चुना जा रहा है। ये बात अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा कि प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, सेम प्रक्रिया से इनको भी चुना जा रहा है। और ये प्रक्रिया का क्या है भाई, ये प्रक्रिया कौन सी है, कह रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रक्रिया है, जहां पे आप एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से इनको चुनेंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एकल संक्रमणीय मत का मतलब क्या हो गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। गुप्त मतदान मतलब क्या हो गया, आप यहां पे सीक्रेट बैलेट के माध्यम से आप जो है वोट करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। ये देखिए अब यहाँ पे समझाना इस प्रक्रिया को, इस पूरे पॉइंट को समझाना काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपने इसको समझना, अगर आपको इसको समझना है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके मैंने एक लेक्चर अलग से डाला है जहाँ पे सिर्फ उसके इलेक्शन की बात हुई है, और वहाँ पे इन सारे शब्दों को मैंने डिटेल में समझाया है और एग्जाम्पल के साथ समझाया है कैसे वहाँ पे इलेक्शन होता है, कैसे काउंटिंग होती है, कौन व्यक्ति कैसे वोट को ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारी चीज़ें कि संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे डिटेल में समझाई गई है। तो आप पूरे प्रेसिडेंट को देखिए चाहे मत देखिए, अगर आपने देखा है तो अच्छी चीज़ है, और नहीं देखे हो तो, और आप वाइस प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो आर्टिकल 66, तो मैं आपको जरूर कहूँगा कि आप पहले वहाँ जाइए। प्रेसिडेंट का वो एक लेक्चर जो इलेक्शन के ऊपर है, आर्टिकल नंबर 55 को लेकर मैंने वहाँ समझाया है, पूरी प्रक्रिया है, तो उसको जरूर देखिएगा। और वही सेम प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है। मैंने इसीलिए एक लेक्चर उठा के वहाँ डाल दिया कि बार बार इसको समझाना ना पड़े, आप एक बार उसको देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मेरा भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उनको समझाने नहीं वाला, वापस से आप उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको आपका काम क्या है कि इन तीनों शब्दों को आप जरूर याद रखिएगा कि वॉइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रक्रिया नहीं पूछने वाला, आपसे इन तीनों शब्द के सेंस बस प्रक्रिया पूछेगा, मतलब आपको खड़ा करके इंटरव्यू नहीं लेगा वहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम में। हाँ, ये हो सकता है कोई बड़ा एग्जाम है, यूपीएससी का है, जुडिशरी का है, पीसीएस लेवल का है, तो इसमें जरूर पूछ लेते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आप इसको याद रखिएगा इस शब्द को, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से इनका इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। तो इतनी बातें इलेक्शन को लेकर आर्टिकल नंबर 66। बढ़ते हैं आगे के आर्टिकल्स को देखते हैं भाई। अब देखिए आगे का प्रोविजन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वालिफिकेशन। अब जनाएंगे क्वालिफिकेशन, देखिए कौन कौन इलेक्शन के रूप में इनका खड़ा हो सकता है कैंडिडेट। तो आपके पास कुछ ये पर्टिकुलर 4 योग्यताएं तो होनी चाहिए, जिसके बाद आप जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हो सकते हो, अपना नामांकन पेश कर सकते हो। तो क्या है भाई क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आप विदेशी नहीं होने चाहिए, मतलब आपको इंडियन होना जरूरी है। कंडीशन यही है कि भाई आप भारतीय बन जाओ। कब भारतीय कैसे बन जाओ, कह रहा जरूरी नहीं कि आप भारतीय कैसे बन सकते हो ना, हो सकता है आपका हमेशा का फैमिली यहीं की हो, इंडियन की ही आपका इतिहास रहा है। हो सकता है कि भाई आप बाहर से आए हो और आपने अभी इंडियन सिटीजनशिप ले ली है, तो उस कंडीशन में भी आप इंडियन ही माने जाओगे। कंडीशन कह रहा है कि दोनों ही केस में आप जो है यहाँ पे क्वालिफाइड हो, बस आपको इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन क्या, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए आपकी। तो पहली कंडीशन इंडियन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन आप 35 वर्ष की एज आपकी पूरी हो चुकी हो। तीसरा कह रहा है कि आप
राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखते हो, मतलब आप इतने कैपेबल हो गए हो अब कि आप राज्यसभा के सदस्य के रूप में इलेक्ट होने की कैपेसिटी रखते हो। तो इतनी योग्यता आपके पास होनी चाहिए कि आप राज्यसभा के सांसद बन सको। ठीक है। चौथा पॉइंट कह रहा है कोई भी लाभ का पद आपके पास नहीं होना चाहिए, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड करके मत रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब सीधा सा यही है कि भाई आप दो जगह से पैसा वैसा मत उठाइएगा, आपको दो ऑफिस नहीं दे सकते जहां से आप प्रॉफिट लो, सीधी सी बात। कह रहा है मगर कुछ पद होते हैं इस केस में भी जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया। कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमने 4 पदों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि निम्न में से या जो भी दिए गए पद हैं इनमें से कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, मतलब लाभ का पद नहीं है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर। ये मिनिस्टर चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे यूनियन का हो। तो इन चारों पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सीधा सा मतलब ये है, इसको मैंने समझाया डिटेल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि यही चारों जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रूप में प्रेसिडेंट में भी लागू होते हैं, कि ये चारों प्रेसिडेंट के केस में भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने जाएंगे। तो प्रेसिडेंट अगर आप हो, वाइस प्रेसिडेंट अगर आप हो, गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखते हो तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात ये। और अगर इन चारों पदों को अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मान रहा है तो इसका मतलब क्या, इन पद पे होने के बाद आप इलेक्शन में अपना जो है पार्टिसिपेशन दे पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। मगर जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास होगा, ऐसा पद होगा जिसको हम ये 4 के अलावा मान के चल रहे हैं, इन 4 के अलावा अगर कोई पद होगा तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे इलेक्शन में खड़े होने के लिए। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या, आप इंडियन होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखते हो, और आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और साथ में कुछ कंडीशंस है, जैसे क्या, आप मान लो कि विधायक हो या सांसद हो। इसका मतलब क्या, आप संसद के किसी भी सदन के अगर मेंबर हो, यानी आप एमपी हो, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा के, या आप विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो, यानी आप विधायक हो, सीधी सी बात। तो कह रहा है क्या ये लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कह रहा हाँ खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो इलेक्शन लड़ने तक की परमिशन दे दी गई है कि आप इलेक्शन लड़िए, मगर उसमें कंडीशन रख रहा है कोई भी एमपी यानी कोई भी सांसद और कोई भी विधायक जब तक अपनी पोस्ट पे है वो अपना क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में शपथ नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या कि अगर आप जीत गए हैं, अगर आप एमपी हैं, अगर आप विधायक हैं, तो आप अगर जीत जाते हो इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का, तो आपको अपनी ये पोस्ट जो है छोड़नी पड़ेगी, आपको ये पोस्ट अपनी छोड़नी पड़ेगी। कह रहा है नहीं छोड़ना है, कह रहा है नहीं छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन 2 ही बता रहा है। कह रहा है कि भाई देखो छोड़ के आना इलेक्शन लड़ने। कह रहा है नहीं छोड़े तो हम मान लेंगे जिस दिन आप जीते कि आपने वो अपनी पोस्ट खाली कर दी है। तो 2 बात है, आपको 2 मज़ा नहीं लेने देंगे, आपको बस इतनी छूट दे रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ लीजिए। ठीक है। तो विधायक यानी सांसदों के केस में, सांसद और विधायक के केस में हम क्या कर रहे हैं, 2 बातें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं। एक बात कि भाई आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, लड़ लीजिए, क्योंकि आप हो संभाले हो कुछ चीज़ें, तो आपके पास हो सकता है समय ना हो, इतना इतना आप बिजी आदमी हो, तो आप क्या करो, आ जाओ इलेक्शन लड़ लो। मगर कंडीशन क्या बोल रही है, कह रहा है पोस्ट आप छोड़ के आइएगा। कह रहा है नहीं छोड़ेंगे, कह रहा है नहीं छोड़ोगे तो जिस दिन जीतोगे उस दिन हम मान लेंगे कि आपने वो अपनी पोस्ट खाली कर दी है, आप ना तो अब सांसद हो ना तो विधायक, जिस भी पोस्ट पे आप थे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 67 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 67 बोल रहा है कि टेन्योर के बारे में बात करेगा, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये सारी बातें कर रहा है। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, 5 वर्षों का। जिस दिन पद पे बैठेंगे, शपथ लेंगे, उस दिन से इनका 5 वर्ष का टाइम पीरियड चलने वाला है। तो ये बात हो गई। दूसरा कह रहा है रेजिग्नेशन, कह रहा है किसको रिजाइन देंगे भाई, ये रिजाइन करके देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। ये रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। अब याद रखिएगा, जब भी टेन्योर चालू होता है 5 साल का, वो कब से चालू होता है, जैसे ही शपथ ले ली जाती है। जैसे ही आपको शपथ दिलाई गई, मान लिया गया कि आपने अब पोस्ट होल्ड कर ली है। अब जैसे ही पोस्ट होल्ड कर ली तो मान के चलेंगे कि अच्छा, जैसे शपथ वाली बात आ गई, शपथ आप यहीं समझ लीजिए कि 69 आर्टिकल बताता है। आर्टिकल नंबर 69 कौन दिलाता है शपथ, प्रेसिडेंट दिलाता है। तो इतनी बात यहाँ भी क्लियर है। अब बात आएगी रेजिग्नेशन की, कौन दिलाता है, किसको देंगे अपना रिजाइन करके, किसको अपना त्याग पत्र देंगे, वाइस प्रेसिडेंट। तो कह रहा है किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे। तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि 67 में टेन्योर 5 साल का बताया गया है। रिज़ाइन किसको देंगे, रिज़ाइन देंगे प्रेसिडेंट को।
और अगर इनकी बात आ रही शपथ की, तो शपथ जो आर्टिकल नंबर 69 में आगे हम लोग देखेंगे, ये इनको शपथ भी कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट दिला रहा है। बात आ रही है इनके रिमूवल की, कि इनको पद से हटाया जा सकता है। कह रहे हैं हाँ हटाया जा सकता है। कह रहा है कैसे, कह रहा है सबसे पहले जिस दिन आपको हटाना है, इसमें दो तीन बातें ध्यान रखिएगा कि हमारे पास इनको हटाया कैसे जाएगा, संसद के माध्यम से ही हटाया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट के लिए कार्यवाही चलती है, मगर प्रेसिडेंट से काफ़ी अलग है। जैसे इसमें क्या है कि इनका प्रस्ताव, जब भी आप इनको हटाने जाएंगे एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। कह रहा प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा, कह रहा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसको हटाने के लिए कहाँ पे प्रस्ताव पेश किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। और कह रहा है जैसे ही आप इनको प्रस्ताव लाने वाले हो उसके पहले 14 दिन का नोटिस दे देना। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है आप पहले 14 दिन का इनको नोटिस दीजिएगा कि भाई आपको हटाने वाले हैं, और तब जो है प्रस्ताव लाइएगा जब 14 दिन बीत जाएंगे। कह रहा है ठीक है, तो पहले आपको 14 डेज की नोटिस, और फिर उसके बाद इनके रिमूवल के लिए प्रस्ताव लाएंगे। और प्रस्ताव के बाद होगा क्या, जैसे आप प्रस्ताव लाएंगे तो उस पर जो है वोटिंग होगी राज्यसभा में। कह रहे वोटिंग कितना बहुमत चाहिए इनको राज्यसभा में पास करने के लिए कि ये इनको हटा दिया जाए, तो कह रहे राज्यसभा में इनके पूर्ण बहुमत चाहिए। इनका जो हमें क्या चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों का पूर्ण बहुमत। इसका मतलब क्या, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने टोटल सदस्य हैं राज्यसभा के, जितने सदस्य वहां पे बैठे हुए हैं, उनको जो है चांस दिया जाएगा कि अब आप इनको हटाने में वोट करिए। इसका मतलब क्या, जैसे हम 245 सदस्य अगर हम मान लें 245 सदस्य हैं, तो 245 का हमें पूर्ण बहुमत चाहिए, ना कि उस दिन कितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं वो वाला हमें सिस्टम नहीं चाहिए। मतलब यहाँ सिंपल मेजॉरिटी नहीं चलती राज्यसभा के केस में, हमें चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी पूर्ण बहुमत। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। राज्यसभा के केस में हम क्या कर रहे हैं यूज, पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत, जैसे ही पूर्ण बहुमत यहां मिल जाएगा राज्यसभा में, इसको ट्रांसफर कर देंगे लोकसभा में, कि लोकसभा इसको बस एक्सेप्ट कर ले, इस पर सहमति दे दे। और कह रहा है सहमति देने का तरीका क्या होगा, कह रहा है ये सिंपल मेजोरिटी से इसको सहमति देना है। बस सिंपल मेजोरिटी से मतलब उस दिन जितने इनके प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर हैं, जो प्रेजेंट हैं और जो वोट करेंगे, बस उतने ही सदस्य आके यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लें, जिसको पास किया, जिस रेजोल्यूशन को पास किया राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से, उसको बस ऐसे ही इनको एक्सेप्ट कर रहा है। और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे इनकी सीट हो जाएगी खाली, इनको रिमूव मान लिया जाएगा। तो इनको पद से कैसे हटाना है आपको समझ में आ गया होगा। एक बात यहाँ पे जरा टेन्योर में समझते रहिएगा। 5 साल का टाइम पीरियड है, कहा जा रहा है कब तक बैठता है, कह रहा है 5 वर्षों के लिए अपना कार्यभार संभालता है। मगर कह रहा है क्या ये पूरी कंडीशन है, कह रहा है नहीं ये पूरी बात नहीं है। कह रहा है ये तब तक इसका कार्यकाल 5 से ऊपर भी जा सकता है। कह रहा कब तक जाएगा, कह रहा है जब तक इसका उत्तराधिकारी आके इसकी पोस्ट नहीं होल्ड करता। मान लो 2-4-10 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 5 साल से 20 दिन एक्स्ट्रा हो गया, महीना भर एक्स्ट्रा हो गया, कोई भी आपवादिक कंडीशन में ऐसा हो सकता है। जनरली ऐसा कभी होगा नहीं, मगर अपवादिक कंडीशन कब बन जाए, कब कुछ दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए, ऐसे टाइम पीरियड के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए हमने एक सीधा सा लाइन बोल रखा है कि वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्षों बाद भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी आके वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाल नहीं लेता। मतलब जो नया कैंडिडेट आएगा, नया जो पर्सन आएगा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वो आके इनकी पोस्ट को जब तक होल्ड नहीं कर लेता, तब तक ये पुराना वाला ही निरंतर बना रहेगा वाइस प्रेसिडेंट। 5 साल के ऊपर का भी टाइम पीरियड जा सकता है ये। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी आर्टिकल नंबर 67 को लेके। तो अब बढ़ते हैं आगे और आगे के कुछ प्रोविजंस को देखते हैं, छोटे मोटे बचे हुए हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 69, यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि भाई शपथ कौन दिला रहा है, प्रेसिडेंट दिला रहा है, यहाँ पे बात खत्म करिए। आर्टिकल नंबर 68 को देखते हैं कि इलेक्शन, कह रहा है कि अगर वेकेंट हो जाए सीट, प्रेसिडेंट की सीट्स वेकेंट हो रही है, तो उस दौरान, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट की अगर पोस्ट जो है वैकेंट हो रही है, तो उस दौरान यहाँ पे इनकी वैकेंसी को कैसे फिल करना है, कितने टाइम पीरियड में फिल करना है। तो ये देखिए वैकेंसी तो 2 तरीके से हो सकती है ना, सीट इनकी कैसे खाली होती है। एक तो वो देखिए 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो 5 साल का टाइम पीरियड बीत जाए तो ऐसे इनकी सीट खाली हो सकती है। दूसरा, कोई अदर, जैसे मान लीजिए उनकी डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, कोई भी अदर रीजन हो सकता है। तो पहला क्या, नॉर्मल सेंस में, जैसे कि उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल बिता दिया हो, तो उस केस में कह रहा है कि 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष से पहले पहले इनका इलेक्शन करा लीजिएगा दोबारा। 5 वर्ष से पहले ही एक नया वॉइस प्रेसिडेंट आप चुन लीजिएगा इलेक्शन के माध्यम से। तो इतनी बात तो क्लियर है भाई कि जब टेन्योर वाली बात हो रही है। जब बात हो रही कि अदर कंडीशन कोई आ जाए, डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, ये सब कंडीशन में कह रहा है, ये सब कंडीशन में टाइम पीरियड की लिमिट नहीं दे रहा, कह रहा है कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्द से जल्द हो सके आप उस पद को भरिए, एज सून एज पॉसिबल। मतलब ये कि आपको 1 दिन का भी डिले नहीं करना है।
कॉन्स्टिट्यूशन आपको कह रहा है कि अगर इस तरह से अगर पोस्ट खाली होती है तो आपको एक दिन का भी डिले नहीं करना है। वैसे व्यवस्था बनाई गई है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो उस दौरान कौन आएगा कार्यभार संभालने, तो ये होंगे वाइस प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि ये भी अचानक से कहीं गायब हो गए, डेथ हो गई या कुछ और हो गया, तो उस कंडीशन पे प्रेसिडेंट कौन संभालेगा, कह रहा है कि भाई सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालने लगेंगे। मगर कह रहा है राज्यसभा का वही डेप्यूटी चेयरमैन संभाले रहेंगे। मगर डेप्यूटी चेयरमैन याद रखिएगा वो टेम्परेरी रूप से कार्य करेगा, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं चुना गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बस उसको नहीं हम बैठाए रखेंगे, उसको हम बस टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए बैठाए रखेंगे। कह रहा है कब तक, कह रहा है जब तक नया चुन के नहीं आ जाता। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जब नॉर्मल सेंस में 5 साल पूरा हो रहा है तो 5 साल के केस में आप उनको जो है दोबारा से 5 साल खत्म होने से पहले ही चुन लीजिए। मगर जब कोई आपवादिक कंडीशन में ऐसा हो जा रहा है, अचानक से कोई दुर्घटना हो जा रही है, तो उस कंडीशन में बिना डिले किए 1 सेकंड की भी देर मत करिएगा, तुरंत एक नए पर्सन को चुनिए एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब बात है आर्टिकल नंबर 71 की, इलेक्शन के डिस्प्यूट को लेके। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई विवाद खड़ा हो जाता है कि इसमें धांधली हुई है या कुछ भी हुआ है, तो इस मैटर को सुलझाने का जुरिडिक्शन किसके पास है, क्षेत्राधिकार किसके पास है, कह रहा है इन मामलों को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा और किसी कोर्ट के पास इससे जुड़ा क्षेत्राधिकार नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 71 याद रखिएगा, ये दोनों के केस में लागू होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के मैटर में। इसी आर्टिकल को हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है। इसका मतलब क्या, किसके पास जुरिडिक्शन है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के मैटर को सुलझाने की, तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जुरिडिक्शन लगता है इसका, और किसी कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार नहीं है इन मामलों को सुनने का। तो इतनी कहानी रखते हैं इस लेक्चर में, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बात है भी नहीं इसमें। वॉइस प्रेसिडेंट एक छोटा टॉपिक है, इससे जुड़ी जो आगे प्रोविजंस कभी आएंगे तो उसको हम लोग संसद में डील करेंगे चेयरमैन के रूप में, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो आज के लेक्चर में इतनी ही बातें रहेंगी, आगे के आने वाले प्रोविजंस को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।